हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी CHSL 2025 13 नवंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, बाकी मेरे पास फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों के पास हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है, एक बाइसाइकिल है, एक साइकिल है जिसको बेचा गया है 1800 रुपये का, किसके ऊपर 10% के लॉस पे। 10% का लॉस हुआ तो मतलब क्या है, 90% का वैल्यू कितना है 1800। अगर आप कॉस्ट प्राइस का 90% करते हो, मैं इसको परसेंट ही कर देती हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का अगर आप 90% करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी 1800। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसे किस प्राइस पे सेल किया जाए कि आपको गेन हो 15% का। तो देखो अभी यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 2 तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया 2000 रुपीज़। और अगर आपको गेन चाहिए 15% का तो आपको 2000 का 115% पे से बेचना पड़ेगा। तो 2 5 10, 2 1 2 और आंसर फाइनल विल बी कि मतलब आपको किस प्राइस पे बेचना पड़ेगा 2300 पे, जो उसको 15% का क्या रहेगा, गेन रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ABC ने एक बिजनेस का स्टार्ट किया है, ABC। मैं बार बार बताती हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम का आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो। जो रेशियो कैपिटल इनटू टाइम का आता है वही उसका क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अब देखिए ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। ए ने कंट्रीब्यूट करे हैं इसके अंदर 12,000 रुपीज, बी ने करे हैं 15,000 और सी ने कंट्रीब्यूट करे हैं 18,000 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, 6 महीने के बाद बी ने विड्रॉ कर लिए 5,000 रुपये। अब देखो 6 महीने तक तो ऐसे ही चला। 6 महीने के बाद अगर बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 10,000 ही रह गई। और सी ने क्या करा है, 10,000 ऐड कर लिया, तो सी भी ये 6 महीने तक चला और 10,000 ऐड कर लिया तो कितनी हो गई अब उसकी कैपिटल, 28,000 रुपये हो गई। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये सब कुछ चला पूरे 12 महीने, तो 12 मंथ पूरे 12 मंथ, 6 मंथ ऊपर कवर हो गए थे तो 6 मंथ यहाँ और ये 6 मंथ। तो हमें और एंड में प्रॉफिट हुआ है 54,000 रुपये का, 54,000 का। तो हमें क्या बताना है, सी को कितना प्रॉफिट हुआ है। अब देखो सबसे पहले 3 0 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, यहाँ से भी ये कॉमन। अब देखो कॉमन लेने में सबसे पहले एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि जो चीज आप कॉमन ले रहे हो वो हर टर्म में होनी चाहिए, क्योंकि देखो ए की तो एक ही टर्म है, बी की 2 टर्म्स है, सी की भी 2 टर्म्स है। तो जब आप कॉमन लेके कैंसिल करते हो तो जो चीज आप कॉमन ले रहे हो वो हर जगह होना चाहिए। तो 6 6 6 6 और ये 6 2 12। तो अब देखो 12 2 24, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 46। तो जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया वो कितना आ गया 24:25:46। और इसको किसके अंदर टोटल प्रॉफिट था 54,000, डिवाइड करेंगे 95 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 46 से। तो ये हो जाएगा 5 1 5 9 5 1 5 8 देन 2 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 496,800। इसको 19 से करना स्टार्ट करेंगे, 19 2 34, 19 2 38, देन यहाँ पे 11 आएगा, देन 19 6 114। ठीक है ना। आप देखो अब थोड़ा सा तो एग्जामिनर ने पेपर सेट करने वाले ने आपको थोड़ा सा तो दे दिया कि 26 एक ही ऑप्शन में, 2-3 ऑप्शन में नहीं है। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो जाता, 2 एक ही ऑप्शन में होता तो यहीं से एलिमिनेट कर देते। बट ठीक है, अगर बाकी भी पूरा कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 26,147, सी का शेयर रहेगा। कॉट-एक्स क्या होता है, कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स, और टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन एक्स इंटू में कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स, प्लस में कॉज एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स। ठीक है, कॉज से कॉज कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो फाइनल क्या बचा, कॉज एक्स प्लस में साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, रेशियो दे रखा है किसका, चेयर का और टेबल का। चेयर का और टेबल का रेशियो कितना दे रखा है 3:2। चेयर्स कितनी है 30, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20। तो हमसे टेबल्स पूछी जा रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, टेबल कितनी हो गई 20।
देखो वो क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000, 8,000 के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब कितने टाइम के लिए लग रहा है, 1 साल 6 महीना, 1 साल 6 महीना मतलब 1.5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है ना, मतलब अर्धवार्षिक रूप से। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में एक बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो टाइम अगर आप बात करो तो कितनी बार मिलेगा, अगर 1.5 साल की बात है, हर 6 महीने में एक बार मिल रहा है, तो कितनी बार मिलेगा टाइम, 3 बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 1.5 साल के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये जो 20% है ये पूरा हमें 12 मंथ के लिए दे रखा है 20%। 1 महीने की बात करें तो 20/12 ये 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, बट आपको चाहिए 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10%, ठीक है ना। तो 10% आपको 3 बार मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 से 11, 10 इन्वेस्ट करेंगे, 10 से 11, 10 से 11 और ये 10 से 11, सॉरी, तो ये 1,000 आपका कितना बन जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। तो 1,000 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 8,000, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, ठीक है ना। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 1,000 और मल्टीप्लाई बाय कितना इंटरेस्ट बना, मतलब ये प्रिंसिपल था और ये आपका अमाउंट बन गया, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट कितना बना 331, तो ये 331 आपका इंटरेस्ट आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 8462, ठीक है। तो फाइनल आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2,648 रुपीज। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक आदमी ने डिपॉजिट करें 1,50,000 रुपए किसके ऊपर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% पर, मतलब ब्याज की दर क्या है 10% पर एनम की। पहले साल उसको इंटरेस्ट मिलता है जिसमें से वो 50% इंटरेस्ट निकाल लेता है। अब देखो 1.5 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 1,15,000, ठीक है। इसमें से अगर आपने 50% निकाल लिया तो कितना निकाल लिया, 75 निकाल लिया और 7,500 आपके पास भी बचा, ठीक है। तो अब देखो जब आपका नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा अगला साल, तो इस अमाउंट पे प्लस जो रिमेनिंग आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है दोनों ऐड होंगे, तो आपको जो नेक्स्ट ईयर आपका सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा, इसी अमाउंट पे लगेगा, दोनों अमाउंट प्लस कर देंगे, दिस वन और दिस वन, ठीक है ना, बचा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और जो आपका प्रिंसिपल था। तो अब इसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट लगाओगे 10%, तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसके अकाउंट में बैलेंस कितना रहेगा सेकेंड ईयर में, मतलब पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी और उसका प्रिंसिपल भी। तो 10% मतलब 110% नेट आपके पास बचेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 11 5 55, 11 7 देन 2371। तो आपके फाइनल अकाउंट में बैलेंस कितना होगा, उसके अकाउंट के बैलेंस में होगा इतना अमाउंट एंड में। अब देखिए अगर दो जो नंबर्स हैं उनका रेशियो दे रखा है हमें 3:4 और एलसीएम दे रखा है उनका 120, मतलब लघुत्तम समापवर्तर्य मुझे हिंदी में पढ़ना नहीं आ रहा, ये दे रखा है 120। तो देखो ये जो 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, अगर मैं इसका एलसीएम करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 12x, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 120, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 10। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ द नंबर्स। तो 3 + 4 7 मल्टीप्लाई बाय 10, सम ऑफ द नंबर्स कितना आ जाएगा 70। वो कह रहा है जो एवरेज एज है 20 स्टूडेंट्स का वो है 80, तो सम क्या हो जाएगा उनके एज का, ये हो जाएगा 360। वो क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन, 5 नए छात्रों के समूह ने ज्वाइन करा। तो मतलब जो पहले स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 20, अब कितने हो गए 25, अगर 5 और ज्वाइन करें तो 25, और जो उनका एवरेज है वो कितना हो गया है 20 हो गया। तो सम कितना हो गया 500। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स। तो देखो जो बड़ा वो किसकी वजह से बचा, बड़ा 5 नए स्टूडेंट्स की वजह से, तो इनका डिफरेंस कितना है 140 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 सा 5 8 सा, तो उनका जो एवरेज है वो कितना है 28। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो अब देखो ये तो करना ही पड़ेगा और अगर आप देखो सब जगह देखो ये है 450 380 300 और ये 240, जो नंबर ही सबसे छोटा है तो अगर उसका परसेंटेज निकालो तो वो सबसे छोटा होना चाहिए, बट यहाँ परसेंटेज के अंदर भी डिफरेंस है, ठीक है ना, किसी का 18%, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30%। तो ये तो देखो कैलकुलेट ही करना था, ये होता इसका 81 आता
मतलब 450 का 18%, इसका आएगा 76, ये आएगा 75 और ये आएगा 72। तो सबसे छोटा यही है, बट एक्चुअली क्या है ना कि अगर परसेंटेज सेम होता तो आप श्योर होते कि नहीं यही वाला सबसे छोटा रहेगा, बट परसेंटेज डिफरेंट है। अब देखिए वो क्या कहता है, रवि गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जाते में स्कूल जाते में उसकी स्पीड रहती है, जल्दी जल्दी भागता है 5 किलो पर आवर, और जब वापसी आता है तो उसकी स्पीड धीमी धीमी होती है, घूमता घामता आता है तो 3 किलोमीटर पर आवर, और जो टोटल टाइम उसे आने और जाने में लगता है वो लगता है 2 घंटा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड होम। देखो जब स्कूल से घर गया और घर से स्कूल आया तो अब डिस्टेंस तो इक्वल ही रहा, तो डिस्टेंस बाय 5, ठीक है ना, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो डिस्टेंस बाय 5 प्लस में डिस्टेंस बाय 3, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ही निकलेगा, और टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 2 घंटा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 15 और ये हो जाएगा टोटल 8D, है ना, इज इक्वल्स टू में 2, तो 2 4 जा, तो 4D इज इक्वल्स टू में 15, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.75 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, ए बी और सी एक काम को 8 दिन में फिनिश करते हैं, ए और बी उसी काम को 12 दिन में फिनिश करते हैं, और बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में फिनिश करते हैं। अब देखो इसे करते हैं 4 2 जा, 4 3 जा, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। तो इनकी जो एफिशिएंसी के रेशियोज आएंगे वो निकालते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी के रेशियो के लिए क्या करेंगे, बस इसका जो ये है एफिशिएंसी के लिए, मतलब जो भी हमारे पास डिजिट है उसे छोड़ के बाकी बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, ए प्लस बी के लिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, और वही बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 2 जा 6। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी इनटू में डेज। ठीक है ना, एफिशिएंसी इनटू में टाइम या एफिशिएंसी इनटू में डेज। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, 12 8 जा, ठीक है ना, 12 इंटू में 8, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है इतनी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा। देखो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 12, तो अगर मैं से इसमें से a प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस कर दूं तो ये जो एफिशिएंसी आई मेरे पास किसकी आई, c की एफिशिएंसी आई। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय c की एफिशिएंसी, तो c को उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिन लगेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है जो डिस्काउंट देता है 15%। अब देखो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे या अंकित मूल्य अगर हिंदी में बोले तो। मार्क प्राइस पे अगर 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने पे बेच रहा है, 85% की वैल्यू पे बेच रहा है। कब दे रहा है वो डिस्काउंट, अगर आप क्या करो 2 या 2 से ज्यादा आइटम खरीदो। अब प्रिया ने क्या करा है, 4 शर्ट्स खरीदी है, मतलब 4 आइटम खरीदी है, कितने की खरीदी, 2040। तो यही सेलिंग प्राइस भी होता है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद तो हम बेच देते हैं, तो जो भी अमाउंट होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। तो 5 1 जा और 5 6 7 8, 5 7 जा, 5 2 जा, 17 1 जा और 17 2 जा, तो मार्क प्राइस इसका कितना आ गया आइटम का, 12 2 जा 2400। ये मार्क प्राइस आ गया। अभी ये मार्क प्राइस की बात कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द शॉपकीपर स्टिल मेक 20% प्रॉफिट। ठीक है, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का अगर आप 120% करो तो आपको क्या मिल रहा है, 2040। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस का अगर आप 120% करते हो, मतलब कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर आप प्रॉफिट ऐड कर लेते हो, उसके बाद आप वो क्या बनाते हो, उसका सेलिंग प्राइस ही बनाते हो ना। तो अगर आपको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब जो भी आपने सेल करा था उसका मतलब था, जो भी आपका सेलिंग प्राइस था उसका मतलब था वो कॉस्ट प्राइस का 120% है, क्योंकि यही आपका सेलिंग प्राइस है ना। अब ये सेलिंग प्राइस 2 जगह उसने यूज करा, एक तो मार्क प्राइस के ऊपर मतलब डिस्काउंट लेके मार्क प्राइस निकाला उससे, और फिर हम यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। तो 12 1 जा 12 7 जा, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 17
100 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 1700 रुपये। तो वो हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है, उसका प्रॉफिट बताना है। अगर क्या करे कि जो उसने वुड हैव मेक सोल्ड द क्लॉथ एट फुल प्राइस, फुल प्राइस के ऊपर अगर वो क्लॉथ को क्या कर देता, सेल कर देता। इसका क्या मतलब होता है, फुल प्राइस पे सेल कर देता, मतलब जो वो मार्क प्राइस सेट करता उसके ऊपर डिस्काउंट दिए बिना वो क्या कर देता, सेल कर देता। तो देखो कॉस्ट प्राइस आपका ये था, मार्क प्राइस आपने सेट करा था 2400 रुपये, तो 1700 रुपये इसमें से माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट कितने का होता, 700 रुपये का होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज पे एक अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। पी से कितना हो जाता है, 2p हो जाता है, और टाइम कितना लगता है उसके अंदर, 5 साल। अब देखो जो ये बीच में गैप आया है कितने का आया है, p का, यही उसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये क्या है इसका, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, p ही मिला है हमें, प्रिंसिपल और रेट परसेंट हमें बताना है, और मतलब रेट परसेंट हमें बताना है, टाइम हमें दे रखा है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 20, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एक ठोस समकोणीय बेलन को पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक राइट सर्कुलर कोन। देखो जब भी एक ऑब्जेक्ट को पिघलाकर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, उसका आयतन पाई r² h। ठीक है, दोनों के जो रेडियस हैं, त्रिज्या है, वो सेम है, r के बराबर है। और जो सिलेंडर की हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या है, h है। तो हमें क्या बतानी है, कोन की हाइट बतानी है। तो इसे पिघलाकर हमने क्या बनाया है, कोन बनाया है। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r का स्क्वायर, और इसकी हमें ये हाइट बतानी है, उसको x मान लेते हैं। ठीक है ना, h आना चाहिए था, हमें हाइट बतानी है तो x मान लिया। तो पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3h। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a² प्लस में b² प्लस में 2a और ये b, ऐसे ही होता ना, यहाँ पे 1 लिखा, मतलब a ये है, सेकंड फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, तो 2ab। अब आप इसे बहुत गौर से देखो, तो मैं इस टर्म को a का स्क्वायर मान लेती हूँ प्लस b का स्क्वायर। अब देखो ये है 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 6, मैं इसे 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस का 1 लिख सकती हूँ। मतलब ये जो 4 6 था, मैंने इसको बस इसका ये अलग कर लिया। और अब मैं इस टर्म को ऐसे ना लिख के, ये हटा के यहाँ पे क्या कर दूं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो भी ये वही काम करेगा, है ना। 1 2 3 4 5 दो बारी लिखने की जगह मैं उसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दूं। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा है ये a² प्लस 2a, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया a² प्लस, अब यहां से +1 अलग करा था तो ये 5 हो जाना चाहिए था, और यहाँ पे +1, a² प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a, और ये 1 2 3 4 5। तो बेसिकली ये क्या है, 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर आप करो, और ये है अंडर रूट में, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 6। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कंटेनर के अंदर क्या है, 50 लीटर मिल्क है, जिसमें से क्या करा गया, 5 लीटर दूध को निकाला गया है। अगर मैं 5 लीटर दूध निकाल लूँ 50 में से, तो मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट करूँ, इसका परसेंटेज बनाऊं कि कितना परसेंट आपने निकाला है। तो कितना निकाला है, 10% आपने मिल्क निकाला है। ठीक है, और उसको रिमूव करके क्या कर दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया। तो मतलब आपने बेसिकली 10% उसमें से दूध निकाला है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, और फिर
उसके बाद उस सबको मिला दिया गया, पानी को मिलाया गया और फिर उस प्रोसेस को दोबारा करा गया कि 5 लीटर फिर उसमें से लिक्विड निकाला गया और रिप्लेस कर दिया गया वाटर से। तो आफ्टर 2 सक्सेसिव ऑपरेशंस, 2 बारी करा गया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क रिमेन, कितना लीटर मिल्क उसके अंदर रह गया। तो देखो 50 लीटर था, उसमें से अगर आपने 10% मिल्क निकाला तो कितने परसेंट रह गया, 90% रह गया। अगेन मतलब 2 बार ये प्रोसेस हुआ, अगेन अगर आपने उसमें से 10% मिल्क निकाला तो मिल्क कितना रह गया, 90% रह गया। तो बस यही था। देन ये 9 9 81, 81 इंटू में 5, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है, 5 1 5, 5 1 5, 5 8 40, डेसिमल लगा देंगे तो उसके अंदर कितना मिल्क रह गया, 40.5। तो मतलब बस आपको पता करना, अगर यही दिया हो कि इतना था, उसमें से कुछ अमाउंट निकाला गया, मतलब कुछ लीटर उसमें से निकाला गया, तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 10% निकाला गया तो मतलब रहा कितना, 90% रह गया। अब 2 बार ये प्रोसेस करा था तो 2 बार 90% की वैल्यू निकाल ली, 3 बार करा होता तो 3 बार निकाल लेते। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एक अर्धगोले का आयतन का संख्यात्मक मान उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब। ये किसके बराबर है, 3 पाई आर के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिक यूनिट, रेडियस हमें इसके अंदर बताना है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, आर बचा, पाई से पाई कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 4.5 यूनिट। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कार क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है। अब वो क्या करता है, इट कवर्स 2/5 ऑफ द जर्नी। अगर आप इसको डिस्टेंस मान लो और इसको आप मान लो टाइम, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, मैं पहले इसकी स्पीड निकाल लेती हूँ। तो डिस्टेंस था 2/5, इसको टाइम से डिवाइड करना है तो इधर ही आ जाएगा टाइम। तो स्पीड कितनी आ गई, उसकी स्पीड आ गई 1/5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द रिमेनिंग जर्नी। अगर 2/5 जर्नी उसने कवर करी है, मतलब टोटल जर्नी थी 5, जिसमें से कवर कर ली 2, तो रिमेनिंग जर्नी कितनी बच गई, 3/5। 3/5 जर्नी रह गई। और ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस रह गया। और क्या कहते हैं, हमारा टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड है 1/5, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 5/1। ठीक है, 1/5 इधर करती तो 5/1, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स, 3 घंटे लगेंगे उसे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ABC ऐसे ट्राइंगल है, ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, A के 1 1, ये XY XY XY, और हमसे क्या पूछे जा रहे हैं, सेंट्रॉइड, जो केंद्रक है यहाँ पे सेंट्रॉइड, इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर मैं x का कोऑर्डिनेट निकालूं तो इसके तीनों x को प्लस कर लो, 1 + 5 + 1, तो 5 6 7, ये किसके बराबर होगा, 7 बराबर होगा 3x के। ठीक है, यहाँ पे जो x था और y था, तो ये 3x के इक्वल होगा, जो x के कोऑर्डिनेट्स होंगे। x का कोऑर्डिनेट्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इसके। तो मेरे पास x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2.33। y के लिए करेंगे तो सारे y के कोऑर्डिनेट्स प्लस कर लो, 9 10 15, 15 किसके बराबर होगा, 3y के। ठीक है, तो 3 5 15, तो x और y के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 2.33 एंड 5। अब देखिए 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया का रेशियो दे रखा है और हमसे उसकी ऑल्टीट्यूड पूछी है। साइड अगर निकालनी हो एरिया से क्या कर दो, इसको अंडर रूट में कर दो, तो 7:2 में 9। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप बताना है। स्लोप क्या होता है, m = में y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1। ठीक है, ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा, तो 10 - 4 6, और ये 6 - 2 5। ठीक है, 6 - 2 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। ये मैंने ना उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा y1 माइनस में y अपॉन में x1 माइनस में x, क्योंकि ये होगा x और ये होगा y, ये x1 y1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमें x का वैल्यू बताना है। देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का x, डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस में x, और ऊपर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 3। इक्वेशन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस का x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x, तो ये रह जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0, ये माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे x का निकालने के लिए, x निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो पता है a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 2 और c है हमारे पास माइनस का 1। ठीक है ना, ये a है, ये b है और ये c है। तो माइनस का 2 प्लस b का स्क्वायर 4 माइनस 4a और ये हो जाएगा c अपॉन में 2a, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस, ठीक है, माइनस का 2 प्लस ये हो जाएगा 12 और 12 को लिखेंगे 2√3 अपॉन में 4, 2 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास -1 प्लस का √3 अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। जस्ट अ सेकंड, कुछ रह तो नहीं क्या, मैं ऊपर देख लूँ, नहीं सेम ही है। वो कह रहा है दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर है, जो उनकी साइड्स का रेशियो है वो कितना है 3:5, और क्या कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज 6। ठीक है, तो मतलब 3 की वैल्यू, जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 2, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो 16 है, अगर मैं इसे 2 की टर्म में लिखूं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो 2 2 ज़ा, ठीक है, और 2 की पावर 6 कितनी होती है 64। ठीक है, यहाँ पे भी यही आएगा 64, लेकिन ये जो पावर है माइनस में है। ठीक है, ये पावर किसके अंदर है माइनस में है, तो फर्स्ट टर्म तो 64 होगी और नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1/64। ठीक है ना, क्योंकि अगर पावर माइनस में होती है तो टर्म का रेसिप्रोकल करना पड़ता है पावर को पॉजिटिव करने के लिए। तो एलसीएम ले लेते हैं 64 इंटू में 64 4096 प्लस में 1, तो कितना रह जाएगा 4097/64। ठीक है, चलिए देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखो ये जो इसका न्यूमरेटर है, ये वाली जो टर्म है न्यूमरेटर, ये देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा cos x प्लस में cos का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में साइन, प्लस में साइन का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन x और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो न्यूमरेटर क्या बना 1 प्लस cos प्लस साइन x, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1 प्लस साइन x और 1 प्लस में cos x। बस यही करा है, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यही देखिए इसका फाइनल आंसर हो गया cos x प्लस साइन x। ठीक है, सो आज की वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप ये वीडियो में जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपके पास जो 13 नवंबर है इसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पीडीएफ्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हो, आप मुझे मेल कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।